अब आप ये कहोगे भाई कि ठीक है, हम इन एग्जाम, अब आप कहोगे नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट क्वालिफाई करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। ओके, तो मैं कहता हूं भाई कि सिर्फ नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट नहीं, देखो कोई भी, मैं आपको 3 एग्जाम होते हैं, मैं आपको बताऊंगा भाई। अब हमने आपको नेट का सारा पैटर्न बता दिया भाई, इजंट इट। जेआरएफ का मैंने आपको सारा पैटर्न बता दिया, आईआईटी गेट का मैंने आपको पैटर्न बता दिया, लेकिन इन एग्जाम को पास करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको बताऊं, एग्जाम हमारे पास 3 होते हैं, 3 ही एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री में। एक होते हैं सीनियर सेकेंडरी कंपटीशन, एक होते हैं अंडर ग्रेजुएट कॉम्पिटिशन, एक होते हैं हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट कॉम्पिटिशन। ओके, तो सीनियर सेकेंडरी कॉम्पिटिशन सारे एक से होते हैं। उसमें क्या आपका ये वो एग्जाम है जो आप 11वीं 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हो। इनमें कौन आपका आईआईटी जेईई और नीट, इनमें 11वीं 12वीं केमिस्ट्री आएगी। और कोई कहता है भाई कि इनका सिलेबस अलग होता है, वो चाहे सिलेबस कुछ भी लिख रखा हो, अगर कोई सीनियर सेकेंडरी कंपटीशन है उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल की केमिस्ट्री में से कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो टॉपिक सिलेबस में बेशक ना लिखा हो। बात आपको पहले पढ़ रही है। तो इनमें आपसे पूछेंगे 12वीं लेवल की केमिस्ट्री, तो आपने एक एग्जाम पढ़ लिया ना, आपको सारे एग्जाम आ गए। अगर आपने जेईई एडवांस के लिए पढ़ लिया तो आपको जेईई मेन का भी आना चाहिए, अपने आप आ जाएगा। आपको नीट का भी जाएगा। अगर आपने नीट की केमिस्ट्री पढ़ ली अच्छे से, तो आपको कौन सी केमिस्ट्री आनी चाहिए, जेईई की भी या सीयूईटी की केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए भाई, अंडर ग्रेजुएट लेवल की। बात आपको पहले पढ़ी। तो सिलेबस सबका सेम होता है, किसका, सारे सीनियर सेकेंडरी कंपटीशन का सेम सिलेबस होता है। बात आपको पहले पड़ेगी। सिमिलरली दूसरे क्या होते हैं हमारे पास, अंडर ग्रेजुएट कंपटीशन। ये कौन से होते हैं, जहाँ पर क्या आती है आपके पास बीएससी लेवल की केमिस्ट्री। इसमें कौन से होंगे आपके, आईआईटी जैम है या एमएससी एंट्रेंस है। इन एग्जाम्स में आपकी आएगी बीएससी लेवल की केमिस्ट्री। तो आपने अगर आपने आईआईटी जैम की तैयारी कर ली तो सिर्फ आपने आईआईटी के एमएससी एंट्रेंस की तैयारी नहीं की, आपने पूरे इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ के एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर ली। बात आपको पहले पड़ी। तो सिलेबस होगा क्या होगा, सेम होगा। अगर आपने आईआईटी जैम पढ़ लिया तो इवन यूपीएससी में जो केमिस्ट्री आती है, किसमें, अगर कोई यूपीएससी में या एचपीएससी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले ले एक, तो आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम नहीं होता है, उसमें अगर केमिस्ट्री आपने चूज कर रखी है तो वो सारी केमिस्ट्री आपको अपने आप आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एग्जाम क्या होता है, बीएससी लेवल का। बीएससी के बाद अप्लाई कर सकते हो आप, तो उसमें बीएससी लेवल की क्या आएगी, केमिस्ट्री आएगी। मतलब आपको पहले पढ़ी। तो मैं आपको बताऊं आईआईटी गेट और नेट जेआरएफ, क्योंकि दोनों एग्जाम क्या होते हैं, बताओ। एमएससी के बाद आप अप्लाई कर सकते हो या एमएससी के दौरान। तो इनमें इनको क्या, दोनों क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कंपटीशन। अगर आपने एक तैयार कर लिया, दूसरा आपका अपने आप क्या हो गया, तैयार। सिलेबस उनका चाहे मिलता चाहे नहीं मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेबस सारा एक ही होता है। लिखने पे मत जाओ भाई, बात आपको पहले पड़ेगी। जैसे मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था, मैंने एक दिन तैयारी नहीं की आईआईटी गेट की। मैंने नेट जेआरएफ का पेपर पास किया था और मैं घर पे बिल्कुल फ्री बैठा, बिल्कुल फ्री। मैंने ऐसे ही फॉर्म भर रखा था आईआईटी गेट का। पेपर आया, बिना तैयारी के, बिना रिवीजन के पेपर दे के आया, क्वालिफाइड। ऐसे कैसे हो गया? कोई बोले तूने तैयारी किसके लिए की थी, नेट के लिए, तेरा गेट कैसे हो गया? अरे भाई, जब सिलेबस क्या होता है उनका, नेट आपने पढ़ लिया आपका गेट हो जाएगा, गेट के लिए आपने पढ़ लिया आपका नेट हो जाएगा। और ये नहीं, जितने भी क्या होते हैं, तो आपका नेट जेआरएफ है, आईआईटी गेट है, पीएचडी एंट्रेंस है, इंडिया के सारे पीएचडी एंट्रेंस। ओके, और ये नहीं, और जो दूसरे एग्जाम होते हैं वो भी आपके सारे कवर हो जाएंगे। और एक बात आपको बताऊं भाई, जब आप बड़े एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, तो छोटे एग्जाम भी कवर हो जाएंगे आपको। कैसे? अगर आप नेट के लिए पढ़ते हो तो आपके जो बीएससी लेवल कंपटीशन होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। कौन से? यूपीएससी केमिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी, जीआरई आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि जब आप तालाब खरीदते हो तो मछलियां उसके अंदर ही होती है भाई। आपने पूरा तालाब खरीद लिया तो मछलियों के लिए आपको अलग से पैसे पे करने की जरूरत है। बड़े एग्जाम, आप छोटे एग्जाम के लिए पढ़ते हो
छोटा एग्जाम तैयार होता है, बड़ा एग्जाम तैयार नहीं होता। बड़े एग्जाम के लिए पढ़ते हो, छोटे एग्जाम के लिए आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट आपको आ जाएगा। फिर फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ोगे ना मेरे पास ये, तो आपको जब मैं क्या पढ़ाऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं, फर्ज करो आपको हम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे एमएससी लेवल का, तो एमएससी लेवल के तो आपको सारे क्वेश्चन आते ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप आईआईटी जेम या यूपीएससी में क्या देखोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन आपको वो भी आते मिलेंगे सारे। और जो आईआईटी जेईई और नीट पे जो क्वेश्चन आते हैं किसमें, उन पे तो आप हंसोगे कि ये क्वेश्चन आ कैसे रखे, इतने रद्दी क्वेश्चन कैसे रखे भाई। जब आप किसके लिए पढ़ लेते हो, जो क्वेश्चन जब आप खुद 12वीं में थे तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन बहुत क्या लगते थे, मुश्किल, वो आपको क्या लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे। तो बड़े एग्जाम तो आपके, तो जब आप पीजी लेवल के लिए पढ़ते हो ना, तो पीजी लेवल के सारे एग्जाम तैयार होंगे आपके, उससे छोटे एग्जाम भी क्या हो जाएंगे आपके बाय डिफॉल्ट तैयार हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं भाई, मैंने नेट जेआरएफ पास किया था, आईआईटी गेट पास किया था। अब एचटेट तो छोटा एग्जाम होता होगा कि बड़ा एग्जाम होता है, लोअर लेवल का होता होगा भाई। मैंने कभी नहीं पढ़ा एचटेट, मैंने एचटेट के लिए कोई तैयारी कभी नहीं की, और मैं एचटेट क्या हो गया, क्वालिफाइड, मैंने तैयारी की भी। आपको कैसे कैसे भाई, जब बड़े के लिए पढ़ लेते हो तो छोटा एग्जाम क्या होता है, उसमें अपने आप तैयार हो जाएगा। आगे आपको तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की आपको सारी केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी। ओके, उसमें आपका पार्ट ए बी सी तीनों होंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए हमको पढ़ना कैसे है, देखो भाई, एक अच्छी स्ट्रेटजी के बिना आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। पहले आपको पूरा प्लान पता होना चाहिए, ठीक है। आप में से भाई, आप बच्चों ने भाई मेरी बुक्स पढ़ी ड्यूरिंग एमएससी, जैसे आपकी 12वीं की बुक्स नहीं पढ़ते आप, ये 12वीं की आपकी भाई बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी की बुक होती हैं कि नहीं होती, बताओ भाई। एनसीईआरटी और कई दूसरे टीचर्स की भी होती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली बीएससी की बुक्स भी होती हैं, सिमिलरली एमएससी की बुक्स भी होती हैं भाई। तो ये जो किताबें हैं ना एमएससी की, जैसे बीएससी में 11वीं 12वीं में बुक्स ऐसी ही होती हैं सारी की सारी, प्रॉपर सिलेबस दिया होता है। बीएससी में सिलेबस होता है, प्रॉपर बुक होती है। एमएससी में ऐसे बुक नहीं हुआ करती भाई, एमएससी में सिर्फ क्या हुआ करता, सिलेबस। आपने बेटा पढ़ी मेरी बुक से एमएससी में आपने पढ़ी है। एमएससी में सिर्फ क्या हुआ करता, टीचर्स आपको सिलेबस देते हैं, उन टॉपिक्स को आप कहीं से ढूंढो और कहीं से पढ़ो। तो मैं जब भाई पीएचडी में था तो मैंने एक बात देखी थी कि बच्चे बड़े परेशान होते हैं, उनको सिलेबस कहीं नहीं मिलता, आधे अधूरे उनको क्या मिलते हैं, टॉपिक्स। तो इसीलिए 2013 में मैंने किताबें लिखनी शुरू की थी नेट इसकी एमएससी की। तो मैंने भाई एमएससी की किताबें लिखी हुई है प्रॉपर। ये एमएससी प्रीवियस की इनऑर्गेनिक है, ये एमएससी प्रीवियस की क्या है, फिजिकल है, और ये एमएससी प्रीवियस की क्या है, बताओ भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो अभी तक मैंने टोटल 24 किताबें लिखी हुई हैं, कितनी, 24 बुक्स मैंने भी लिखी हुई हैं केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर टोटल, और 40 मैंने पेपर्स लिखे हुए हैं। 40 क्या हैं, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स। आप इसको भाई जाके चेक कर सकते हो, आप भाई गूगल पे भरो मनदीप दलाल, आपको मेरा पूरा जो मेरे क्रेडेंशियल्स आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। तो 24 मैंने बुक्स लिखी हुई केमिस्ट्री की, और 40 के हैं पेपर्स हैं। तो इन 24 में से ये 3 बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल, ये ठीक है, ये एमएससी की है। अब इन बुक्स को मैं आपको बताऊं भाई, बच्चे नेट वाले खूब पढ़ते हैं क्योंकि उनको बहुत हेल्पफुल है ये, और मैं उनको भाई कह के मर गया कि भाई ये बुक्स नेट के लिए नहीं पढ़नी है। वो कहते हैं सर इसमें से नेट का बहुत सारा आता है, नेट में बहुत बेनिफिशियल है। मेरे पास फ़ोन आते हैं बच्चों के भाई कि सर हम जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहाँ से कर रहे हो, वो कहते हैं सर आपकी बुक से, कौन सी बुक, बोले सर ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनसे पढ़ रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ वो भाई एमएससी के लिए हैं, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उनसे बेटर बुक्स मैंने लिखी हुई हैं किसके लिए, नेट जेआरएफ के लिए। तो नेट जेआरएफ के लिए मैंने भाई 8 किताबें अलग से लिखी हुई हैं। क्या ये किताबें 8 अलग से मैंने बुक्स लिखी हुई हैं। इनमें 2 वॉल्यूम्स में तो क्या है, फिजिकल, क्या ये है एडवांस्ड सीरीज के नाम से, क्या ये एडवांस्ड सीरीज के नाम से है। तो 2 तो क्या है, एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 2,
एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1-2 एंड एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 1-2। आगे आपको इन 8 बुक से बाहर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना भाई, कुछ भी नहीं, ठीक है। बात आपको पहले पड़ेगी। ये 8 बुक्स हैं, 2 वॉल्यूम में फिजिकल, 2 में इनऑर्गेनिक, 2 में और 2 में स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इन 8 बुक्स में 60 चैप्टर्स हैं। कितने? 18 चैप्टर ऑर्गेनिक के, 9 तो वॉल्यूम 1 में, 9 वॉल्यूम 2 में, 14 चैप्टर के हैं फिजिकल में, 7 वॉल्यूम 1 में, 7 वॉल्यूम 2 में। आगे आपको तो इनमें 60 चैप्टर हैं और 680 टॉपिक्स हैं। 60 चैप्टर्स, 680 टॉपिक्स, तो 680 यहां पे क्या होंगे? लेक्चर्स। मतलब ये जो बुक्स हैं आपको मैं यही पढ़ाऊंगा। जो इनमें 680 टॉपिक्स हैं वो 680 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाने हैं। और ये तकरीबन 600 घंटे का कोर्स है भाई। कितना है? तो अगर हम डेली क्या पढ़ते हैं? 4 घंटे, समझे बात? तो 1 महीने में कितना हो गया बताओ? 120, 5 महीने में 600 घंटे। तो 5 महीने का कोर्स है, 600 घंटा कोर्स। 600 घंटा कोर्स, डेली आपको 5 घंटे पढ़ना, सॉरी डेली आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई। और जो ये बुक्स हैं, ये बुक्स आपने पढ़ ली ना अच्छे से भाई, तो इनसे मैं ये हमेशा मैं चैलेंज करता हूँ, इन बुक से बाहर आज नहीं, आज से 20 साल के बाद भी अगर नेट जेआरएफ का पेपर से बाहर आ जाए, गेट का पेपर से बाहर आ जाए, या कोई भी पीजी कॉम्पिटिशन से बाहर आ जाए, तो भाई मैं इन बुक्स को भाई डिसऑन कर दूंगा। बात आपको पहले पड़ेगी। मतलब मैं इनका कॉपीराइट क्लेम छोड़ दूंगा अपना। ओके, इनसे बाहर नहीं आएगा कभी भी। और इन बुक्स का फ़ायदा ये है कि इन बुक्स में मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के तौर पे नेट और गेट के पुराने सालों के पेपर से सोल्व कर रखे हैं टॉपिक वाइज। जैसे कि मान लिया भाई हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया, तो उसके ऊपर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बोर मॉडल, तो बोर मॉडल के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन तो बताने पड़ेंगे कुछ तो क्वेश्चन मैंने कहाँ से सिलेक्ट किए हैं? नेट और गेट के पुराने पेपर से ज़्यादातर, तो उसका सोल्ड एग्जाम्पल के तौर पे। तो उसका फ़ायदा क्या है? तो अगर आपने ये 8 किताबें पढ़ ली, तो आपको नेट और गेट का हमने 10 ईयर छाप रखा है, हमने नेट और गेट का 10 ईयर पब्लिश कर रखा है। वो 10 ईयर भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 8 बुक्स आपने पढ़ ली तो आपके पिछले 10 साल के पेपर्स भी सॉल्व हो गए नेट और गेट के। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा, बात आपको पहले पढ़ी? ठीक है। तो इनमें क्या है? इसमें क्या है? 60 चैप्टर्स हैं और 600 इसके अंदर क्या है? टॉपिक्स हैं। अच्छा, इन बुक्स में 60 चैप्टर्स के साथ साथ इनमें सोल्ड एग्जाम्पल तो मिलेंगे आपको चैप्टर के बीच में कॉन्सेप्ट के लिए, और चैप्टर के एंड में क्या मिलेंगे आपको? अनसोल्ड एग्जाम्पल, टेस्ट सीरीज। तो 60 चैप्टर्स की 60 क्या होंगी आपकी? टेस्ट सीरीज। जैसे मान लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके ऊपर बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस पेपर, होम टेस्ट। उसमें 100-150 क्वेश्चन होंगे, सारे किसके होंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर के। नहीं समझे बात? उसमें वो टाइप भी जो आ सकती हैं, वो टाइप भी जो आ रखी हैं, और कोई अगर मान ले नेट के अंदर कोई टाइप रिपीट हो रखी है 3 बारी, तो एक टाइप तो मैंने एक तो क्वेश्चन का ऐड कर दिया सोल्ड एग्जांपल, लेकिन भाई सोल्ड एग्जांपल पे सेम टाइप के 3 क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकते। तो मान लिया एक क्वेश्चन है, एक टाइप पे 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो 3 में से एक का ऐड कर दिया सोल्ड एग्जांपल में, 2 का ऐड कर दिया टेस्ट सीरीज में। बात आपको पहले पड़ गई। तो 60 चैप्टर 60 क्या है? और मैं आपको बताऊं भाई, ये आपका पार्ट ए बी सी तीनों कवर करते हैं। तो ये आपका क्या है भाई? एडवांस्ड फिजिकल वॉल्यूम 1। इसमें क्या है भाई? 7 चैप्टर्स के अंदर ये हैं, 7 चैप्टर्स के अंदर ये हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। आपको ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट है ये 2 काम करता है। एक तो है आपको ये, मैं आपको बताऊं, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता ना, तो आप केमिस्ट्री
नहीं सीख सकते, इम्पॉसिबल। आपको पता है ना, कई सारी IITs और DU वगैरह तो ये अलाउ ही नहीं करती कि नॉन मेडिकल वाला, कि मेडिकल साइड वाला केमिस्ट्री में एडमिशन भी ले सके। इम्पॉसिबल भाई, उन्होंने अलाउ ही नहीं कर रखा कि बिना मैथ के आप केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते। कि केमिस्ट्री क्या होती है, बोलो भाई। जो मैटर है उसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज का, अरे भाई व्हाट इज केमिस्ट्री? रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री। रैशनलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या लगती है? मैथमेटिक्स। तो बिना मैथ के आपको फिजिक्स नहीं आए, फिजिक्स में आपको भाई बात आपको पहले पड़ी, तो आपको ये सीखने जरूरत, तो आपको मैथ पढ़ना जरूरी होता है भाई। इसलिए हमारा चैप्टर क्या पहला, आप ही बताओ आपको एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ क्या होता है? डबल एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन पता है? ट्रिपल एक्सपोनेंशियल डीके हाइपरबोलिक फंक्शन। तो दिक्कत क्या है भाई? लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम। अब आप बताओ, आपको ग्राफ थ्योरी नहीं आती तो आप काइनेटिक्स सीख पाओगे? नहीं, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स भी नहीं सीख सकते बिना ग्राफ थ्योरी के। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता, कैलकुलस आपको नहीं आता, आप कभी क्वांटम सीख पाओगे? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम आपको नहीं आएगी, क्वांटम आपको नहीं आएगी, आपको एटम नहीं आएगा। एटम और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के ऊपर क्या है? सारी केमिस्ट्री बेस्ड है, केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी। तो मैथ सीखना क्या है? जरूरी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, वो दो काम करता है। एक तो वो पार्ट ए कवर करता है सारे का सारा, अरे जनरल एप्टीट्यूड। दूसरा, आपको वो केमिस्ट्री सीखने के लिए जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए वो आपको सारे सिखाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कौन सा कह सकते हो पूरे कोर्स का? मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री, फाउंडेशन है। तो 7 चैप्टर भाई वॉल्यूम 1 में है, 7 चैप्टर आपके वॉल्यूम 2 के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक में क्या है? वॉल्यूम 1 में 8 चैप्टर, वॉल्यूम 2 में क्या है? 8 चैप्टर, 3 में क्या है? 9, सॉरी ऑर्गेनिक वॉल्यूम 1 में क्या है? 9 चैप्टर, ऑर्गेनिक वॉल्यूम 2 में क्या है? 9 चैप्टर, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है? 6 चैप्टर वॉल्यूम 1 में है, और 6 चैप्टर कहाँ पर है? वॉल्यूम 2 के अंदर है। बात आपको पहले पड़ी। अब इनके पढ़ने का ऑर्डर भी होता है भाई, इनके पढ़ने का एक ऑर्डर। आमतौर पे क्या होता है, अगर मैं आपको सीधे क्या पढ़ाने लग जाऊँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप उसे क्रैम तो कर लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, इजंट इट? मैं एग्जांपल आपको देता हूँ भाई, ठीक है। अच्छा बताओ, आप थोड़ा आपको बताओ भाई, बताओ, इज दिस कंपाउंड एरोमेटिक? हाँ बेटा, आप कहोगे बिल्कुल 4n+2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है बात। ओके, अब मैं कहूं इज दिस कंपाउंड एरोमेटिक, बताओ क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक होगा ना? क्यों? इसमें 4 हो गए, 4n वाले हो गए, ऐसे नहीं बोलते हम भाई। इसमें 4 है, इसमें क्या है? 2 है। लेकिन मैं ये कह दूं तो भाई, मैं साइक्लोप्रोपिनाइल रेडिकल बोल दूं, इसमें 3 है, इज इट एरोमेटिक? क्या? वो तो यहाँ भी आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये लो, यहाँ इसको यहाँ ले जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कमाल कर रहे आप भाई, एक काम करोगे नहीं, इसको यहाँ ले, उसको यहाँ ले जाओ, इसमें क्या रेजोनेंस से क्या फर्क पड़ता है? इसको कैसे दो यार, एरोमेटिक है कि नहीं है? मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि भाई ऑर्गेनिक क्यों नहीं आएगी आपको, बताओ। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये आपको पता लगती हैं हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। किससे भाई? हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है ना, वो आती है वेरिएशन मेथड से। किससे? एक मेथड होता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, वेरिएशन थ्योरम होती है एक, क्या? ये एरोमेटिक होता है, ठीक है। उसकी वजह होती है कि इसकी मतलब पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप ट्रीट करोगे ना अप्रोक्सीमेट, एक होता है वेरिएशन मेथड, वो फिजिकल में होता है। और वेरिएशन मेथड जो होता है वहां पर आपको मैट्रिक्सेस, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए भाई। तो मैथ के बिना आपको क्या नहीं आएगा? वेरिएशन मेथड। वेरिएशन मेथड के बिना आपको क्या नहीं आएगी? फिजिकल, मतलब सॉरी
ये क्या बोलते हैं HMO। HMO बिना आपको नहीं आएगा। ये सारा जुड़ा कहाँ पर हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री से। बात आपको पहले पड़ी हुई, तो बिना फिजिकल के आप इस बात पे कमेंट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक में सिर्फ इसका एप्लीकेशन होता है। बात आपको पहले पड़ी, समझे बात। तो मुझे फिजिकल आती है तो मैं इस पर कमेंट करता हूँ यार ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो बिना फिजिकल आपको क्या नहीं आएगा। ये वैसा ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मान लिया आपको रिएक्शन है कोई, आपको ये पता भाई रिएक्शन में हमने क्या बनाना, कोई प्रोडक्ट, तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसकी क्या स्टीरियो केमिस्ट्री, क्योंकि एक से ज़्यादा क्या बन सकते हैं स्टीरियोमर्स। तो आपने बताना पड़ेगा कौन सा बनेगा, नहीं बताना पड़ेगा स्टीरियोमर कौन सा बनेगा, मेजर कौन सा, माइनर कौन सा होगा। अब आपको ये तो पता है कि अटैक कहाँ पर होना है, आपको ये पता है रीजेंट अटैक कहाँ पर करेगा, लेकिन बिना स्टीरियो केमिस्ट्री के आप फाइनल प्रोडक्ट पे कमेंट, बिना स्टीरियो केमिस्ट्री समझे आप फाइनल जो क्या है प्रोडक्ट उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अब स्टीरियो सीखने के लिए क्या चाहिएगी, ग्रुप थ्योरी। क्या स्टीरियो सीखने के लिए क्या चाहिएगी, बिना ग्रुप थ्योरी स्टीरियो आएगी नहीं, इम्पॉसिबल है। और ग्रुप थ्योरी सीखने के लिए क्या चाहिएगी, मैथमेटिक्स में ग्रुप्स, मैथमेटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं उनके बारे में, और साथ में मैट्रिक्स का ब्लॉक फैक्टराइजेशन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अगर आपको मैट्रिक्सेस, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्सेस का ब्लॉक फैक्टराइजेशन, कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको नहीं आता तो आपको ग्रुप थ्योरी नहीं आएगी। ग्रुप थ्योरी आपको नहीं आएगी, आपको स्टीरियो नहीं आएगी, स्टीरियो आपको नहीं आएगी, आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगी। बात आपको पहले पड़ी। तो सब कुछ कहाँ जाके जुड़ जाएगा लास्ट में, मैथमेटिक्स। तो बेस का है क्या है, तो इसलिए पहले आपने क्या पढ़ना पड़ता है, बिना फिजिकल पढ़े इनऑर्गेनिक पढ़ना इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है, अगर आपको फिजिकल नहीं आती और आपको लगता है कि आपको ऑर्गेनिक आती है, इनऑर्गेनिक आती है, तो वो सिर्फ इल्यूजन है, भ्रम है आपका। आपने क्रैम कर रखा, आपने याद कर लिया, तो आपको आप फैमिलियर हो रहे हो उन चीज़ों से, टर्म से, तो आपको वास्तव में नहीं आता वो चीज़। बात आपको पहले पड़ी। तो पहले क्या पढ़नी पड़ती है, फिजिकल, उसके बाद आप कुछ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर क्या रहेगा हमारा, पहले हम क्या पढ़ेंगे फिजिकल, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर आप कुछ पढ़ लो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या स्पेक्ट्रो का ऑर्डर आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जो लॉज ऑफ फिजिक्स आप यूज़ करते हो ना, वो जो लॉज ऑफ फिजिक्स हम तैयार करते हैं समझने के लिए, उन सभी की स्टडी कहाँ पर होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, उनका फिर एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। जो लॉज ऑफ फिजिक्स आप इस्तेमाल करते हो टू स्टडी मैटर, वो सारे लॉज आप कहाँ टैकल करते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ अप्लाई कर दी, ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो क्या बन जाएगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई कर दिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, तो क्या होगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बिना फिजिकल पढ़े, दिस ऑर्डर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पहले फिजिकल उसके बाद कुछ। और उसमें भी फिजिकल में भी पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। अगर आपको मैथ नहीं आता, आपको फिजिकल नहीं आती, फिजिकल नहीं तो कुछ नहीं आता। आगे आपको ये हमारा पैटर्न रहेगा भाई। तो हमारा ओवरऑल क्या रहेगा सिस्टम, तो 60 चैप्टर्स। तो हम क्या करेंगे भाई, तो इन 8 बुक्स में 60 चैप्टर हैं, उन 60 चैप्टर्स के साथ तो आपको 60 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर। उन सभी हर एक चैप्टर में मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ भाई, पहले एक टॉपिक पढ़ाया, उसके ऊपर आपको क्या पढ़ाया, सोल्ड एग्जाम्पल। और मैं ओल्ड स्कूल हूँ तो मैं सोल्ड एग्जाम्पल बोल के उसके ऊपर अनसोल्ड एग्जाम्पल मैं आपको क्लास में बोलता हूँ और आपसे फीडबैक लेता हूँ कि आपने आंसर सोल्व किया कि नहीं किया। तुम कैसे पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ाया, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन आपको मैंने करवाए, 2 क्वेश्चन आपसे मैंने सोल्व करवाए उसी टाइम पे। ओके, ऐसे करते करते जब हमारा पूरे का पूरा क्या खत्म हो जाएगा चैप्टर, ऐसे टॉपिक खत्म होते होते पूरा क्या खत्म हो जाएगा हमारा, तब आपको मिलेगा एक होम टेस्ट। उसमें क्या होंगे आपके अनसोल्व्ड क्वेश्चन, वो आप सोल्व करो खुद। तो 60 तो क्या होंगे आपके चैप्टर वाइज होम टेस्ट, वो आपने खुद सोल्व करने, खुद इवेल्युएट करने और खुद को जज करना है। अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज में होम टेस्ट में
75% से ऊपर सोल्व कर पा रहे हो तो आप ठीक चल रहे हो। 75% से आपने कम सोल्व किया, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट में क्या है, सीरियस फॉल्ट। आपने कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आगे आपको ये तो 60 टेस्ट के आपके होम टेस्ट। जब आपकी स्ट्रीम पूरी हो जाएगी, इन और फिजिकल पूरी हो जाएगी, तो फिजिकल का हम क्या लेंगे, क्लास टेस्ट। क्या फिजिकल पूरी होने पर क्या होगा, फिजिकल का क्लास टेस्ट, वो यहां पर होएगा भाई, वो हम लेंगे। ओके, तो 4 क्या होंगे आपके क्लास टेस्ट, तो 60 तो होम टेस्ट, 4 क्या हो गया आपके, एक ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और उसके बाद जब आपकी पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी तो 7 क्या होंगे आपके मॉक टेस्ट। तो 60 होम टेस्ट, 4 क्लास टेस्ट स्ट्रीम वाइज और 7 टेस्ट ओवरऑल केमिस्ट्री के, इसमें ऑर्गेनिक कंबाइंड टेस्ट नेट की तर्ज पे। तो टोटल क्या आपके 71 टेस्ट है भाई। इनसे बाहर आपने कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपने इसका 70% भी कर लिया इस सिलेबस का, तो भी आप टॉप 50 में इजीली रैंक निकाल सकते हो। ओके, हाँ भाई, कोई आपके दिमाग में डाउट है कुछ?